Hello, friends. Welcome to the YouTube channel of UPSC Panda. The today's topic of the lecture is the schedule. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ शेड्यूल्स दिए हुए हैं। पहले 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उनको बढ़ा के 12 कर दिया गया। ये सवाल आता है पेपर में कि पहले कितने शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना। ये वर्ड लिखा होगा, हाउ मैनी शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर 8 होगा। और लिखा होगा हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है आज कितने हैं, तो उसका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात आती है कि शेड्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। शेड्यूल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने के लिए। अगर कोई चीज़ आर्टिकल में लिखी है, उसको एलैबोरेट करना है, आप उसे पढ़ें या ना पढ़ें उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, बट अगर आप डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो उसे पढ़ लीजिए। तो उस तरीके से शेड्यूल्स को बनाया गया था। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं शेड्यूल्स में क्या लिखा है। जैसे शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में स्टेट्स के नाम लिखे हैं और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हैं। सिर्फ नाम लिखे हैं कि 1 दिस स्टेट, सेकेंड दिस स्टेट, थर्ड दिस स्टेट। ठीक है, उस तरीके से नाम लिखें। सारी यूटीज के भी नाम लिखे हैं। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं। सेकेंड शेड्यूल में आपकी सैलरी लिखी है। ठीक है, तो सैलरी किसकी लिखी है, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक लॉजिकल तरीका बताता हूं जिससे याद करना आसान हो जाएगा। किस तरीके से सैलरी लिखी है देखिए। हमें ऐसे सोचना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद लेजिस्लेचर है, और उसके बाद जुडिशरी है। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब एक आता है सेंटर, एक आता है स्टेट। सेंटर में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हाईएस्ट अथॉरिटी, प्रेसिडेंट, तो उसकी सैलरी लिखी है यहाँ। स्टेट में कौन है, गवर्नर, उसकी सैलरी लिखी है। ये देखिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर। लेजिस्लेचर में क्या है, लेजिस्लेचर में आपका स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है। ठीक है, सेंटर में भी होता है और स्टेट में भी होता है। लेजिस्लेचर में 2 हाउस होते हैं। अगर बाईकैमरल है विधानसभा, मतलब बाईकैमरल का मतलब ये हुआ कि स्टेट में एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती है, कहीं कहीं विधान परिषद भी होती है, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो फिर उसके भी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे उनकी भी सैलरी इसमें लिखी जाएगी। ठीक है, अब दूसरा हाउस सेंटर के लेवल पे राज्यसभा है। ये तो हो गया लोकसभा का। अगला हाउस आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में किसकी किसकी सैलरी लिखी है, चेयरमैन की लिखी है और डिप्टी चेयरमैन की लिखी है। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन की लिखी है। तो यही चीज सेंटर के लिए भी लागू है और यही चीज स्टेट के लिए भी लागू है। आई होप समझ में आया होगा, मैं क्लियर हूं ना। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये मान लीजिए आप सेंटर की लोकसभा जैसी है, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा के जैसी है। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, लेकिन जहां जहां है उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की भी लिखी जाएगी। अब आप एक बात बताइए कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगर राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है तो हम ये कह सकते हैं ना कि इनडायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी भी शेड्यूल 2 में लिखी है। बट वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट के नाम की सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को उसके काम की सैलरी मिलेगी, और उसका जो प्राइमरी काम है वो है राज्यसभा के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको चेयर करना। तभी देखिए इसमें लिखा है स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर, हाउस ऑफ द पीपल, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फिर वही बात इन्होंने स्टेट के लिए करी। स्पीकर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर
ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मैं बता रहा था आपको, एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। आई होप ये समझ गए होंगे। तो एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी लेजिस्लेचर हो गया। अब बात आती है जुडिशरी की। जुडिशरी में बहुत सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि सेंटर के लेवल पे देख रहे हैं, और स्टेट के लेवल पे हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट के लेवल पे हाई कोर्ट। तो इनके जजेस के होंगे, इसमें देख लीजिए, प्रोविजंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ये हो गया। अब बस एक ऑफिस और आप याद कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस है, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट फॉर द होल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज कॉल्ड द बुलवार्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो देख के रखता है कि भाई कैसे आप फाइनेंसेस का यूज कर रहे हैं। दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको कोई कोई ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं CAG, कैग। तो इसकी भी सैलरी इसमें लिखा है। अब आप इसकी अगर सैलरी इसमें लिखी है तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे। इतने सारे ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, बट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बाद सिर्फ CAG के ऑफिस को सैलरी को यहाँ मेंशन किया गया है। मतलब इसका ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी चाहते थे कि CAG का इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल 2 में क्या लिखा है। सैलरी के बारे में लिखा है, किसकी सैलरी लिखा है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि शेड्यूल 3 में क्या है। शेड्यूल 3 में ओथ्स एंड अफर्मेशंस लिखे हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम पहले ये समझ लेते हैं कि ओथ्स और अफर्मेशन में अंतर क्या होता है। देखिए, ओथ और अफर्मेशन, ओथ का मतलब होता है आप जब भगवान को साक्षी मान के कोई काम करते हैं, जिसको कहते हैं शपथ लेना। ठीक है, तो यहां पे गॉड वाला पर्सपेक्टिव आ जाएगा। बट जो आदमी भगवान को नहीं मानता है वो तो फिर ओथ लेगा नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अफर्मेशन करेगा, वो निश्चित करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, निश्चित करेगा। निश्चित करना मतलब हम दृढ़ प्रतिज्ञा करना, अफर्मेशन करना। यही एक डिफरेंस है ओथ एंड अफर्मेशन। और ये क्यों किया गया, क्योंकि कुछ लोग नास्तिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए डिफरेंस किया गया। तो ये आपका शेड्यूल 3 में लिखा है। अब किसकी ओथ एंड अफर्मेशन लिखी है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको हम एक लोअर लेवल से लेके चलेंगे। ठीक है, इसको समझिएगा। लोअर लेवल में सबसे पहले आते हैं सिटीजन। ठीक है, सिटीजन्स के लिए कहा जाता है कि इनका गवर्नेंस में कोई रोल बहुत कम होता है, मतलब वो एक्ट नहीं करते हैं, कोई ऑफिस नहीं होल्ड करते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी ओथ नहीं होती है। इन्हीं सिटीजन्स में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटेस्ट करते हैं। कंटेस्ट करने का मतलब होता है कि वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो कैंडिडेट बोलते हैं उनको हम, ठीक है, जैसे नहीं कहते चुनाव में ये लोग खड़े हैं, ये कैंडिडेट है, बीजेपी का ये कैंडिडेट है, ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, या निर्दलीय कैंडिडेट है। तो जो भी लोग अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं उन सभी कैंडिडेट्स की ओथ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इन्हीं कैंडिडेट्स में से कुछ लोग सेंटर में जाते हैं, कुछ लोग स्टेट में जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में भी चुनाव पार्लियामेंट के भी होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा इनके होते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं। ये सेंटर की बात कर रहा हूँ या स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो जो MP बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी ओथ लिखी है। जो MLA बना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी भी ओथ लिखी है। आ रही बात समझ में? तो सिटीजन्स के नहीं है,
उससे रोल ज़्यादा किसका है, कैंडिडेट का, उसकी लिखिए। फिर एमएलए एमपी की लिखिए। फिर इन्हीं में से कुछ लोग मिनिस्टर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर्स की ओथ लिखिए। मिनिस्टर्स दो टाइप की ओथ लेता है, एक लेता है ओथ ऑफ ऑफिस, एक लेता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। तो मिनिस्टर की दोनों टाइप की ओथ लिखिए। प्राइम मिनिस्टर की कोई अलग से ओथ नहीं होती है क्योंकि वो भी एक टाइप ऑफ मिनिस्टर है। स्पीकर की कोई अलग से ओथ नहीं होती है क्योंकि वो एमपी ही है या एमएलए होगा। तो ये याद रखिए। इसके बाद आप सोचिए कि हमारे पास और कौन बचा। हमारे पास प्रेसिडेंट बचे, गवर्नर बचे, वाइस प्रेसिडेंट बचे। इन सब की ओथ यहाँ नहीं लिखी है। इनकी ओथ इनके रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स में लिखी है। जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ तक देख लिया, तो एक बार रिपीट कर दें, सुन लीजिए ध्यान से। कि पहला है कि सिटीजन्स के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो सिटीजन्स की ओथ यहाँ पे नहीं लिखी गई है। उससे थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कैंडिडेट की जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। किस में पार्टिसिपेट कर रहा, इलेक्शन में। तो उसकी ओथ यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है उन्हीं कैंडिडेट्स में से कुछ लोग इलेक्ट हो जाएंगे। तो जो लोग इलेक्ट होंगे उनकी ओथ एज एन एमएलए, एज एन एमपी लिखी गई है। बिल्कुल सही बात है। फिर उन्हीं एमपी एमएलए में से कुछ मिनिस्टर बनेंगे, तो उन मिनिस्टर्स की ओथ लिखी गई है, ओथ ऑफ ऑफिस की और ओथ ऑफ सीक्रेसी, कि हम ऑफिस ऐसे डिस्चार्ज करेंगे और हम इन चीज़ों को सीक्रेट रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। तो उसकी बात करी गई है। और एक मैंने आपको बात बताई कि प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट, इनकी ओथ या अफर्मेशन जो भी होगा वो इसमें नहीं लिखा है। किस में नहीं लिखा है, शेड्यूल 4 में नहीं लिखा है। फिर कहाँ लिखा है, वो अपने आर्टिकल में लिखा है। तो मैं आर्टिकल आपको दिखा दूंगा। अब बात आती है, ये हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात। अब आती है जुडिशरी। जुडिशरी में हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ यहीं पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया। फाइनली आपने देख लिया कि कितने लोगों की ओथ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और ओथ दिलाता कौन है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं अपना शेड्यूल 3 में लिखा है ओथ। हाँ सॉरी मैंने एक जगह शेड्यूल 4 बोल दिया मिस्टेकनली। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 4 की। शेड्यूल 4 इज अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब आप समझिए काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 चैम्बर हैं, 2 हाउसेज हैं। एक आपका लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है। इस लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इस राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब हुआ एक काउंसिल है, एक घर है या एक हाउस है, वहां पे स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। तो किस स्टेट से कितने लोग आएंगे, किस स्टेट से कितने लोग आएंगे, कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये बात हमारी 4th शेड्यूल में लिखी है। आई होप आप समझ गए होंगे। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कितने रिप्रेजेंटेटिव किस स्टेट के होंगे, ये बात 4th शेड्यूल में लिखी है, ठीक है। अच्छा, तो इससे ये भी पता लग गया कि हमारे यहाँ सारे स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में या काउंसिल ऑफ स्टेट्स में वो सेम नहीं है। जबकि यूएस में देखें तो जितने भी स्टेट हैं, जैसे 50 स्टेट हैं यूएस में, उन सब की जो रिप्रेजेंटेशन है उनके हाउस में, अपर हाउस में, वो सेम है,
2 रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब 2 लोग हर स्टेट्स के जाते हैं। बट हमारे यहाँ डिफरेंस है, किसी स्टेट से ज़्यादा, किसी स्टेट से कम, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। तो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से जाते हैं। तो 4th शेड्यूल में ये लिखा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके बाद हम बात करते हैं 5th शेड्यूल में क्या लिखा है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों ट्राइब्स से डील करता है, बट डिफरेंस ये है कि कुछ ट्राइब्स ज़्यादा बैकवर्ड हैं तो उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। तो ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं उनको 6th शेड्यूल में रखा गया है, और जो रिलेटिवली बेटर हैं उनको 5th शेड्यूल में रखा गया है। तो देखिए, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सारे स्टेट्स में हो सकती हैं। जबकि जो 6th शेड्यूल है, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ कहाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट्स का है। आई होप ये समझ आ रहा होगा। इसमें ट्राइबल एरिया है, इसमें शेड्यूल्ड एरिया है। डिफरेंस याद रखना, अगर पूछे ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किस शेड्यूल से होता है तो 6th शेड्यूल, अगर पूछे शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किससे होता है तो 5th शेड्यूल। ठीक है, एक ये याद रखना है, 4 स्टेट्स के नाम ये कभी भी पूछ लेता है। तो आप अगर चाहें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये मैप है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये असम तो पूरे में फैला हुआ है, ऐसे करके असम हो गया, ये मेघालय है, ये मेघालय हो गया, और ये है त्रिपुरा, ठीक है, और ये है मिजोरम। तो ऐसे याद कर लो कि एक तो ये है जो सबसे टच हो रहा, और ये एक इधर है, और ये 2 एक साथ हैं जो नीचे लटकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे मैम, तो ये नीचे अलग से लटके हुए दिखेंगे 2, तो ये दोनों हैं अलग से, और एक असम है और एक मेघालय है जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखोगे, ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे बांग्लादेश होता है, ये आपका सिक्किम है, ये भूटान है। ठीक है, इतने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ये है कि 6th शेड्यूल में कौन से हैं, उनके हमने आपको नाम बता दिए। अब हम बात करते हैं 7th शेड्यूल में क्या है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि हमारे यहाँ कैसी फेडरल पॉलिटी है। फेडरल पॉलिटी का मतलब आपने देखा होगा कि 1st शेड्यूल में क्या लिखा था, स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरी के नाम। ठीक है, तो हमारे यहाँ कई सारे स्टेट्स हैं, लेकिन सबसे ऊपर तो यूनियन है, उसके नीचे कई सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, S1, S2, S3, S4, ये सेंटर हो गया, ये हो गए स्टेट्स, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इस टाइप से। तो अब बताइए कौन सा काम कौन सा स्टेट करेगा, कौन करेगा, यूनियन करेगा या स्टेट करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? मतलब तो झगड़ा ही करते रहेंगे हमेशा। तो ये ना हो, इसके लिए दिया गया है लिस्ट ऑफ आइटम 7th शेड्यूल में। एक आपका यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे आइटम लिखे हैं जिन पे यूनियन के पास पावर है कि वो कानून बनाए। यूनियन का मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। जबकि सेकंड लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट है, उसमें स्टेट लॉ बनाएंगे। स्टेट का लॉ बनाने का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विद लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएंगे, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली अकेले बना लेगी। बट लिस्ट क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस एज अ मैटर इज डेल्ट बाई स्टेट। अगर हम बात करें डिफेंस का जो मामला है वो डील करता है यूनियन सेंटर। जस्ट एन एग्जाम्पल। अच्छा, व्हाट अबाउट एजुकेशन, आप बताइए। आपने सुना होगा एजुकेशन में तो भाई सीबीएसई बोर्ड भी है और यूपी बोर्ड भी है, दोनों सुने हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो स्टेट भी लॉ बना रहा है, यूनियन भी बना रहा है। यस,
आपने सही सुना, लिस्ट जो 3 है वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट का मतलब होता है दोनों के पास पावर है। तो सीबीएसई यूनियन सेंटर बना रहा और यूपी बोर्ड स्टेट बना रहा, तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बता दिया। इसके बाद आता है आपका 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में क्या है? 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनल में कितनी थी? ओरिजिनल में 14 थी। अब 8 लैंग्वेजेस और जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद ये 22 हो गई टोटल। अभी आप देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आपको बताया था कि इन टोटल 8 ही शेड्यूल थी, 8 शेड्यूल्स थी। ठीक है, अब 8 शेड्यूल्स के बाद जो 4 शेड्यूल और जोड़ी गई हैं वो हैं 9, 10, 11 एंड 12। ये 4 शेड्यूल बाद में जोड़ी गई हैं। तो 9th शेड्यूल में क्या है वो देख लीजिए, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। हुआ क्या, आज़ादी के बाद कुछ एक्ट्स ऐसे होते थे, जैसे लैंड रिफॉर्म वाले एक्ट थे, मैं डिटेल आपको बाद में बता दूंगा, आप बस इतना समझ लीजिए कि 9th शेड्यूल ऐसी शेड्यूल थी, जैसे अगर किसी स्टेट ने या सेंटर ने कोई कानून पास किया, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, एक 9th शेड्यूल बना दी, मतलब एक डब्बा बना दिया और बोल दिया इस डब्बे में अगर हम कुछ भी रख देंगे वो कोर्ट ये नहीं देख पाएगा कि, मतलब कोर्ट की पावर खत्म हो गई, अब वो ये नहीं देखेगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिक बस इतना समझ लीजिए कि एक डब्बा बना दिया इन्होंने, 9th शेड्यूल नाम दे दिया उसको। ठीक है, ये हो गया। ये आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़ दिया गया था। पहला अमेंडमेंट 1951 में ही कर दिया गया था। ठीक है, फिर आता है आपका 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल को हम ये भी कहते हैं कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहा गया है, लिखा है। तो प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के नाम पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसके बारे में लिखा है। ठीक है, डिफेक्शन क्या होता है एक बार में समझ लो कि एक कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है तो उसकी एक पार्टी होती है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, अगर वो पार्टी बदल ले चुनाव होने के बाद, इलेक्शन हो गया, इलेक्ट हो गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, अब उनका मन कर रहा है नहीं जी हम पार्टी बदलेंगे, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उसकी कोई पार्टी नहीं थी, अब वो चाह रहा हम पार्टी ज्वाइन कर लें, या वो नॉमिनेटेड मेंबर है, प्रेसिडेंट ने उसे नॉमिनेट किया है, अपॉइंटेड नहीं है, अब उसका मन हो रहा हम बदल लें। तो अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, वो पार्टी बदलते हैं, तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। इसमें कुछ कंडीशन है, जब वो नहीं डिस्क्वालीफाई होंगे वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हम आपको डिटेल्स सब शेड्यूल का पढ़ाएंगे, अभी बस इतना जान लो किसमें क्या है शॉर्ट में। ठीक है, तो ये होगी 10th शेड्यूल। अब आती है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल जैसे आपको पता है ना, अभी हमने पढ़ाया था पार्ट 9, पिछली वीडियो में बताया था कि पार्ट 9 में पंचायत के बारे में लिखा है। तो पंचायत के पास क्या पावर होंगी, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनकी एक लिस्ट दी है। उस लिस्ट में 22 आइटम है, उन आइटम्स को बताया गया है कि ये होंगी इनके पास पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायत की, जो कि 73rd अमेंडमेंट से चूंकि 9 को जोड़ा गया था, तो ये भी उसी से ही जोड़ी गई है, 11th शेड्यूल। अब बात आती है 12th शेड्यूल की, ये है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। वही सेम म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो कि जोड़ा गया था पार्ट 9A से, म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा गया पार्ट 9A 74th अमेंडमेंट से, ये 73rd से था। इसमें 18 आइटम्स हैं। ठीक है, तो 18 पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।
अब आपने ये देख लिया, अब सिर्फ इतना जानना है किसमें क्या है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से शॉर्ट में। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरी के नाम। सेकंड शेड्यूल सैलरी किसकी है वो बाद में। शेड्यूल 3 ओथ्स एंड अफर्मेशन। शेड्यूल 4 राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स। शेड्यूल 5 बस 2 वर्ड याद रखने हैं, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन। शेड्यूल 6 इसमें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो ट्राइबल एरिया वर्ड याद रखना है और दूसरा ये याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम ये नीचे लटक रहे हैं और असम ये है, मेघालय ये है, ठीक है। इसके बाद आता है 7th शेड्यूल, उसमें लिस्ट है कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस दिए हैं, कितनी है वो सब डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में। अभी सिर्फ ये देखो कि शेड्यूल से डायरेक्ट सवाल आता है। शेड्यूल 9 कुछ ऐसे होंगे, एक डब्बा है उसमें कुछ एक्ट रख देंगे, वो फिर कोर्ट नहीं देख पाएगा कि भाई ये सही है गलत है क्या है। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 11 पंचायत से रिलेटेड पावर। शेड्यूल 12 म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड पावर। बस इतना याद रखना है। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब यूपीएससी ने पूछे अलग अलग टाइम पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। कट से मारो आंसर 4th शेड्यूल, ठीक है। अगला 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स लॉ प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। एक डब्बा है उसमें आप कोई भी लॉ रख दो, उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं कर पाएगा, इतना सिंपल समझना है। अब बताओ लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल। पंचायती राज कौन सी शेड्यूल है, 11th शेड्यूल, डोंट से 9th पार्ट है, पार्ट 9 है और शेड्यूल 11 है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा 4th शेड्यूल। इसके पार्ट बता दो। सेकंड शेड्यूल में क्या है, सैलरी। कैसे याद रखोगे भाई, पहले आदमी सैलरी मांगता है, बाद में काम करने की सोचता है, तब ओथ लेगा बाद में, तो वो आएगी 3rd में। 4th में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। 5th शेड्यूल क्या बताया था आपको याद रखने के लिए, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइब, नॉट ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया कहाँ है, 6th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल लैंग्वेज। इसके बाद इधर आ जाइए अगला सवाल, ये 21-22 में पूछा है। शेड्यूल कंटेन प्रोविजन लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के प्रोविजन 9th शेड्यूल में है, ठीक है। जनरली लैंड रिफॉर्म को ही प्रोटेक्ट करने के लिए 9th शेड्यूल लाई गई थी, इसलिए ऐसा लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मेंबर हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, मतलब आपके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी ओथ कहाँ लिखी है, तो बस आपको इतना याद रखना है, ओथ 3rd शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में सैलरी, 4th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, 9th शेड्यूल में बताओ लॉज दैट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू या लैंड रिफॉर्म, ऐसे याद रखना। अगला सवाल आई थिंक सारे हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मैं 2 काम करूंगा। एक तो आपको 8th शेड्यूल में क्या क्या है डिटेल में बता दूंगा, कौन सा क्या जोड़ा गया है, कैसे किया गया है, और इसके बाद मैं आपको 10th शेड्यूल के बारे में पढ़ा दूंगा, ठीक है। 9 में इतना ज़्यादा है नहीं पढ़ने को, फंडामेंटल राइट्स में आएगा तब पढ़ा देंगे। और आई डोंट थिंक कि 11th और 12th शेड्यूल में कौन सी पावर्स दी हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ कि क्या पूछा गया है पेपर में, और भी आप देखिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं हो पाता है आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है, हम उसे भी करा देंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।